पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ की हफ्तावार वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की ये वीडियो यकम अप्रैल से लेके 5 अप्रैल 2024 तक की जो भी इम्पोर्टेंट खबरें हैं स्टॉक मार्केट से जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेट करती हैं उस हवाले से है। इस वीडियो में हस्ब मामूल जिस तरह हम इस सीरीज़ के अंदर हर एपिसोड के अंदर उस हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट से रिलेटेड साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से और इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस के हवाले से और दीगर इस तरह की वो सारी खबरें जो कि एज एन इन्वेस्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं उनका अहाता करते हैं। और पूरी कोशिश होती है कि इस वीडियो सीरीज़ में सिर्फ वही खबरें शामिल की जाएं जो कि अथेंटिक हों और पब्लिकली अनाउंस्ड इन्फॉर्मेशन हो। कोई भी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन या ऐसी खबर जो कि सिर्फ र्यूमर की बेस पे हो उसको इस वीडियो सीरीज़ में शामिल नहीं किया जाता। इस वीडियो सीरीज़ में जितनी भी आपके साथ रिसर्च करके खबरें और दीगर जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है ये काफ़ी मेहनत के साथ तैयार की जाती है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस तरह की वीडियोज़ को पूरा देखा करें और इस हवाले से जो भी मज़ीद इम्प्रूवमेंट और बेहतरी के हवाले से जो आपकी तजावीज़ हैं उनका भी खैर मकदम किया जाएगा। साथ साथ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि फ्यूचर में इस तरह की जो भी वीडियोज़ बनाई जाएँ उसके हवाले से आपको बर वक्त नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। सबसे पहले इस हफ्ते की जो वीकली न्यूज़ अपडेट्स हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं और इससे पहले एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि ये जो हफ्ता था स्टॉक मार्केट के हवाले से ये एक दिन कम था क्योंकि आज यानी फ्राइडे के दिन जुमतुल विदा की मुनासबत से आम तातील है। तो 4 दिन इस हफ्ते में ट्रेडिंग हुई ओवरऑल स्टॉक मार्केट। अब जो पहली खबर है वो पावर सेक्टर की कंपनी है अल्टर एनर्जी लिमिटेड उसके हवाले से है और इस कंपनी का आपको ऑलरेडी नॉलेज में होगा कि जो जनरेशन लाइसेंस था वो एक्सपायर हो गया था। और उसके बाद ये जो इनको जनरेशन लाइसेंस जो इनका एक्सपायर हुआ ये 2004 में जारी हुआ था और अब 2021 में जाके एक्सपायर हुआ था। लेकिन उसके बाद फिर नेपरा को इन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था और अब इनकी लेटेस्ट अपडेट ये है कि यकम अप्रैल 2024 को इनका जो जनरेशन लाइसेंस है उसकी तजदीद यानी रिन्यूअल कर दी गई है। और अब ये इनका जो जून 2031 तक ये जो लाइसेंस है ये फ़ाल रहेगा। तो अब पिछले कुछ अरसे की कुछ पीरियड्स की अगर आपने इनकी इनकम स्टेटमेंट भी देखी हो तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि इनकी जो सेल्स थी वो ज़ीरो थी। वजह ये थी कि इनका जो जनरेशन लाइसेंस था उसकी एक्सपायरी हो गई थी। तो अब चूँकि इनके लाइसेंस को दोबारा से रिन्यू कर दिया गया है तो ये एक बड़ी मुस्बत खबर है इस कंपनी के लिए और आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में और आने वाले क्वार्टर्स में अब ये अपनी जो प्रोडक्शन है उसकी बेस पे मज़ीद रेवेन्यू जनरेट कर सकेंगे और बिजली जो इनकी जनरेशन होगी उसकी बेसिस पे पाकिस्तान की जो बिजली की ज़रूरत है उसको पूरा करने में अब अल्टर एनर्जी अपना किरदार अदा कर सकेगी। अब दूसरी खबर भी पावर सेक्टर की ही कंपनी एंग्रो पावर जेन कादरपुर लिमिटेड के हवाले से है और इस कंपनी ने ऐलान किया है कि एंग्रो एनर्जी लिमिटेड जो है वो ईपीक्यूएल में अपनी मुकम्मल शेयर होल्डिंग जो कि 68.9% बनती है उसको एक कंपनी है लिबर्टी पावर होल्डिंग लिमिटेड उसको फ़रोख्त करने के हवाले से अब वो डेफिनेटिव एग्रीमेंट में चले गए हैं। और अब सब्सिक्वेंटली इस माहदे की शराइत के मुताबिक जो भी मामला है उसको मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। अब जो एंग्रो एनर्जी लिमिटेड है इसने ये जो सेलिंग कर रही है और जो लिबर्टी पावर होल्डिंग बाइंग कर रही है यहाँ पे इनकी वो एक्वायरर है और ये सेलर है। तो इसमें सिर्फ ईपीक्यूएल के ही शेयर्स नहीं है बल्कि कुछ जो दीगर इनकी कंपनीज हैं उसके शेयर्स भी हैं। लेकिन ये स्पेसिफिकली चूँकि ईपीक्यूएल एक लिस्टेड कंपनी है इसलिए मैं उसी को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि उसकी जो होल्डिंग है एंग्रो एनर्जी लिमिटेड में उसको ये लिबर्टी पावर होल्डिंग बाय करने जा रही है। अब इसमें जो तीसरी खबर है वो शेल पाकिस्तान के हवाले से है। शेल पाकिस्तान जब से इंटरनेशनल इसमें से एग्ज़िट हुआ है और पाकिस्तान का जो शेल है इसके सेलिंग के हवाले से काफ़ी सारी कंपनीज़ इंटरेस्ट शो कर रही हैं वक्तन-फ़वक्तन। लेकिन जो आज की खबर है वो पीआरएल के हवाले से है कि पीआरएल और एयरलिंक ये 2 लोकल कंपनीज़ हैं जिन्होंने शेल पाकिस्तान के 77.42 परसेंट शेयर जो है उसको ख़रीदने के हवाले से इन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया था। लेकिन अब उन्होंने ये इन्फॉर्म किया है स्टॉक मार्केट को कि दोनों कंपनीज़ अपनी जो इंटेंशन है उसको विथड्रॉ कर रही हैं क्योंकि इस हवाले से जो डिस्कशंस थी, जो एंगेजमेंट थी शेल पाकिस्तान के साथ वो मटेरियलाइज़ नहीं हो सकी, वो मज़ीद आगे नहीं बढ़ सकती। तो यूँ आप कह सकते हैं कि अब शेल पाकिस्तान को एक्वायर करने के हवाले से ये 2 कंपनीज़ भी अपनी जो ये रेस है उसमें से बाहर हो गई हैं। अब जो अगली खबर है वो पाक इलेक्ट्रॉन के हवाले से है और इस कंपनी ने ये ऐलान किया है कि यूएई में वो अपनी होली ऑन्ड सब्सिडरी बना रहे हैं, एक फॉरेन सब्सिडरी का क्या अमल में ला रहे हैं।
और ये जो फ़ॉरेन होली ऑन सब्सिडरी होगी पाक इलेक्ट्रॉन की, वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के हवाले से, डिस्ट्रीब्यूशन और वेयर हाउसिंग के हवाले से, और साथ साथ जो दीगर मुतल्लिका मामलात हैं उसमें भी अपना किरदार अदा करेगी। तो ये एक अच्छी खबर है इस कंपनी के हवाले से, पाक इलेक्ट्रॉन के हवाले से। और यूएई एक बड़ी मार्केट है, और उसमें अगर ये एक सब्सिडरी के थ्रू अपना बिज़नेस को एक्सपेंड करने के हवाले से भी, और दीगर जो मामलात हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से, डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, और अपने बिज़नेस को कंटिन्यू, अपने ऑपरेशंस को बेहतर तरीके से बढ़ाने के हवाले से, तो उसमें भी ये जो सब्सिडरी है ये एक अच्छा किरदार अदा कर सकती है। इसके बाद जो अगली खबर है ये भी एक बड़ी मुस्बत खबर है साज़गार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के हवाले से, और इस कंपनी ने ये ऐलान किया है कि लोकली असेंबल और मैन्युफैक्चर होने वाली एक नई हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल हावल जॉलियन एचईवी ब्रांड के नाम से है, जिसकी प्री बुकिंग शुरू कर रहे हैं। और उसकी सीकेडीज की जो फ्राहमी है वो भी गालिबन इन्होंने अप्रैल का टाइम दिया है, अप्रैल या मई में स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है, और जो कि फ्यूचर जो है वो हाइब्रिड गाड़ियों का ही है। पूरी दुनिया में अब एक ये शिफ्ट, आपको पैराडाइम शिफ्ट नज़र आ रहा है कि जो गाड़ियां हैं वो अब हाइब्रिड तो ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल गाड़ियों की तरफ ज़्यादा रुझान बढ़ता जा रहा है। तो अब पाकिस्तान के अंदर अगर लोकली असेंबल और मैन्युफैक्चर करना शुरू करती है एक कंपनी, तो ये एक ट्रेंड भी सेट हो सकता है, और फ्यूचर में मज़ीद इस तरह की हमें ख़बरें मिल सकती हैं। तो साफगार इंजीनियरिंग कुछ अरसे से काफ़ी इनोवेटिव तरीके से एक अच्छा बिज़नेस कर रही है, और मार्केट में अपने फुटप्रिंट्स भी बढ़ा रही है। और इसकी जो गाड़ियाँ हैं अब वो भी आपको अगर हावल की गाड़ियाँ देखें तो ये रोड पर भी आपको काफ़ी नज़र आ रही होती हैं। अब कुछ दीगर मुतफ़र्रिक़ ख़बरों को देख लेते हैं, जिसमें जो पहली ख़बर है वो बहुत ही मुस्बत ख़बर है फ़ार्मा सेक्टर के लिए। और यही वजह है कि फ्राइडे को सॉरी थर्सडे को आपने देखा होगा कि फ़ार्मा सेक्टर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सबसे अच्छा चला। और ये ख़बर जो है वो है कि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जो नॉन एसेंशियल अद्वियात हैं उसकी कीमतों को डीरेगुलराइज़ करने के हवाले से जो के ख़िलाफ़ जो स्टे ऑर्डर लिया गया था उसको ख़ारिज कर दिया गया। तो अब ये जो मेडिसिन कंपनीज़ हैं ये इनका ये मुतालबा था, और इनकी ख़्वाहिश भी है कि जो नॉन एसें एक तो एसेंशियल अद्वियात होती है जो कि लाइफ सेविंग ड्रग्स जिनको बोलते हैं, तो उनकी कीमतें तो अथॉरिटीज़ की तरफ से हाईली रेगुलेटेड हैं, और अपनी मर्ज़ी से ये उनकी कीमतों को बढ़ा नहीं सकते, कम नहीं कर सकते। लेकिन जो नॉन एसेंशियल अद्वियात हैं उसके हवाले से इन इन जो मेडिसिन कंपनीज़ हैं उनकी ये ख़्वाहिश है फ़ार्मा कंपनीज़ की कि उनकी जो प्राइसेज़ हैं उनको रेगुलेट ना किया जाए, बल्कि वो मार्केट बेस्ड रखा जाए, और जो कंपनीज़ हैं, फार्मा कंपनीज़ हैं, ये खुद डिसाइड करें उनकी प्राइस को, और अगर चेंज भी करना चाहें तो उनको अलाउ किया जाए। तो उस हवाले से ये डिसीजन ऑलरेडी मौजूद था, लेकिन उसके खिलाफ फिर स्टे ऑर्डर ले लिया गया था। लेकिन अब वो स्टे ऑर्डर भी खारिज हो गया है। यूँ अब फार्मा कंपनीज़ जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से जो नॉन एसेंशियल अद्वियात हैं उनकी कीमतों को बढ़ा सकेंगी, और उसका नतीजा ये होगा कि अब इन कंपनीज़ की जो प्रॉफ़िटेबिलिटी है और प्रॉफ़िट मार्जिन्स हैं वो भी बढ़ेंगे, और इनको अच्छा फ्यूचर में अपनी अर्निंग्स को बढ़ाने का मौका मिलेगा। दूसरी खबर है वो शुगर सेक्टर के हवाले से है। पाकिस्तान में जो शुगर मिल्स एसोसिएशन है उसने ये मुतालबा किया है कि जो चीनी, चूँकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस दफ़ा क्रशिंग सीज़न के बाद उन्होंने जो गन्ना उठाया था उसके बाद उन्होंने अच्छी खासी चीनी बना ली है, और जो मुल्क की ज़रूरियात हैं उससे जो ज़्यादा है उसके हवाले से उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है उससे रब्ता किया है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो इस चीनी को एक्सपोर्ट कर सकें। क्योंकि 2 प्रॉब्लम्स हैं इसमें। एक प्रॉब्लम तो ये है कि चीनी ऑलरेडी ज़्यादा है, जो लोकल डिमांड है उससे बढ़ के है, और दूसरा ये कि इन कंपनीज़ का ये कहना है कि इन्होंने जो गन्ना लिया था वो काफ़ी हैवी प्राइस के ऊपर लिया था। तो अब उसकी जो प्राइस है उसको ऑफ़सेट करने के लिए ज़ाहिर है वो लोकल मार्केट में तो कीमत को रेगुलेट होने की वज़ह से इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो इंटरनेशनल मार्केट में अगर वो इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो इसलिए उनको काफ़ी एक कम्पेंसेट हो सकता है, और वो बेहतर तौर पे अपनी प्रॉफ़िटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। तो अब देखना ये है कि इसमें आगे चल के क्या पेशरफ्त होती है, क्योंकि हमारी जो शुगर कंपनीज़ हैं उनका एक बड़ा डिपेंडेंसी इसी चीज़ पे होती है कि वो एक्सपोर्ट करें, और जितना ज़्यादा वो एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में होते हैं उतना ज़्यादा बेहतर रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और फिर इससे जो अगली खबर है वो पेट्रोल और बिजली की कीमतों के हवाले से है। पेट्रोल की प्राइसेस आपको पता है कि यकम से ऑलरेडी बढ़ा दी गई हैं, और आगे चल के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल मार्केट पर भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है, और आने वाले दिनों में भी कोई अच्छी खबर नहीं है इस हवाले से। लेकिन साथ साथ दीगर ये भी कि बिजली की कीमतों में भी मज़ीद एक दफ़ा फिर इजाफा कर दिया गया है। तो यूँ लगता है कि अब हर महीने 2 महीने बाद हमें एक तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में, और वैसे भी बिजली की जो कीमतें हैं उस हवाले से आवाम को झटके लग रहे हैं। और पेट्रोल और बिजली की जो कीमतें जिस तरह बढ़ रही हैं ये एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं हमारी इंडस्ट्री के ऊपर। आम आदमी की जो ज़िंदगी है उस पे तो असर डल ही रहा है, लेकिन जो बिजनेसेस हैं, जो लिस्टेड या नॉन लिस्टेड कंपनीज़ हैं, उनकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बढ़ रही है इस वजह से।
और उसका असर ये है कि हम इन्वेस्टर्स पे भी पड़ता है कि जब कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी मुतासर होती है, बॉटम लाइन इंपॉर्टेंट होती है, कंपनी ने कितनी सेल की ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि उसके बाद फिर कॉस्ट ऑफ बिज़नेस उनकी क्या थी, फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली उनका जो दीगर एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो कैसे रहे, और फिर इंटरेस्ट जो है उनको कितना पे करना पड़ा, टैक्स कितना पे करना पड़ा। ये सारी चीज़ें मिला के जो बॉटम लाइन आती है, जो अर्निंग पर शेयर है या जो उनका नेट इनकम है वो इम्पोर्टेंट होती है। तो उसके ऊपर ये जो चीज़ें हैं, बिजली की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, तो ये चीज़ें काफ़ी नेगेटिव असर डालती हैं। आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि रिज़र्व्स की क्या सूरत हाल है। तो रिज़र्व्स की अगर हम लेटेस्ट डेटा देखें तो 29 मार्च का जो डेटा स्टेट बैंक ने जारी किया है, स्टेट बैंक प्लस कमर्शियल बैंक्स के जो रिज़र्व्स हैं, क्यूमुलेटिव रिज़र्व्स हैं, फॉरेक्स रिज़र्व उनको देखें तो उसमें थोड़ा सा कमी हमें देखने को मिली है, 13.43 से कम होकर 13.38 पे आए। लेकिन इसकी अगर आप मज़ीद डिटेल्स देखें स्टेट बैंक की वेबसाइट के ऊपर भी, तो आपको पता चलेगा कि जो स्टेट बैंक की अपने रिज़र्व्स हैं वो बढ़े हैं, थोड़ा-सा ज़्यादा उसमें इंक्रीज़ हुई है कुछ, लेकिन जो कमर्शियल बैंक्स के रिज़र्व्स हैं उसमें कुछ कमी आई है। तो ये ओवरऑल चूँकि नंबर है, तो ओवरऑल नंबर में आपको कमी आ रही है। बहरहाल इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब चूँकि इसी महीने में यानी अप्रैल के अंदर एक्सपेक्टेड है कि 1.1 बिलियन की जो ट्रांच है वो रिलीज़ हो सकती है आईएमएफ की तरफ से, जिसके लिए ऑलरेडी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है। तो अब उस बोर्ड की अप्रूवल के बाद अब ये पैसा जब आएगा तो वो भी एक मुस्बत असर डाल सकता है हमारे रिज़र्व्स पे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि इस साल के अंदर और आने वाले कुछ क्वार्टर्स में और आने वाले सालों में बहुत बड़ी-बड़ी पेमेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान ने करनी है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है और उसके ऊपर जो सूद है उसके हवाले से भी। तो जो मल्टीलैटरल रीपेमेंट्स हैं, डेट सर्विसिंग के हवाले से काफ़ी चैलेंजेस का सामना है पाकिस्तान को। यही वजह है कि हमारे जो न्यूली नॉमिनेटेड या न्यूली सिलेक्टेड या इलेक्टेड जो भी कह लें फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान आईएमएफ के साथ एक बड़े एग्रीमेंट की तरफ जाने की के लिए कोशिश कर रहा है आने वाले दिनों में, आने वाले क्वार्टर्स में, ताकि एक लंबे अरसे के लिए हम आईएमएफ के साथ अलाइन हो जाएं और फिर उसकी बेस पे हमारे लिए डेट सर्विसिंग आसान हो जाए। तो मुझे लगता है कि वही एक वाहिद हल है इस वक्त, कोई और चारा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम बार बार रोल ओवर तो करवा रहे हैं। कुछ कुछ लोन्स ऐसे हैं जो कि फ्रेंडली कंट्रीज़ जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया या चाइना हो गए, तो उनके जो डिपॉज़िट्स हैं हमारे पास वो तो रोल ओवर हो रहे हैं, लेकिन आखिर कब तक वो रोल ओवर होते रहेंगे। और सेकेंडली ये भी कि उससे हट के भी जो हमारे लोन्स हैं और फिर जो शरह सूद है उसके ऊपर, वो ऐसी है कि इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा हमारे लिए कि हम बैरूनी जो कि सरमायाकारी, तो खैर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उतनी आ नहीं रही कहीं से भी, तो एक ही हल है कि कर्ज़े हम लेके अपने कर्ज़ों को सर्विस करें। तो अब यही वो तरीका है जिसकी बेसिस पे हमारी जो इकानमी है वो एक तरीके से वेंटिलेटर पे ही सही, लेकिन एज सच चल सकती है। आगे चलते हैं और अब हम डॉलर के अगेंस्ट पीकेआर और डॉलर की पैरिटी को देखते हैं। तो इस हफ्ते के दौरान अगर आप यकम अप्रैल को देखें तो 277 रुपये 94 पैसे पे था, और सेकंड अप्रैल को फिर एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिली, 277 रुपये 84 पैसे पे था डॉलर। लेकिन फिर थर्ड और फोर्थ को आप देखते हैं कि दोबारा से डॉलर वापस उसी प्राइस की तरफ तकरीबन चला गया है। अब 277 93 पे 4 अप्रैल को क्लोजिंग हुई है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डॉलर काफ़ी अरसे से 280 से नीचे ही है और मज़ीद नीचे ही आ रहा है, अगरचे कोई बहुत बड़े नंबर्स नहीं हैं, चंद पैसा का फ़र्क आ रहा है, लेकिन एक स्टेबिलिटी ज़रूर नज़र आ रही है रुपये की प्राइस के अंदर, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनका एतमाद एटलीस्ट बनता है इस पे, और जो बिजनेसेस कर रहे हैं इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट से रिलेटेड, उनको भी अपनी डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो तो फिर उनके लिए भी एक कशमकश की सूरत हाल होती है, और उसमें बिज़नेसेस को भी क्लैरिटी नहीं होती कि उन्होंने जो बिज़नेस कर रहे हैं उस पे पेमेंट्स हैं वो किस तरह मिलेंगी, जब तक वो पेमेंट्स आती हैं उस वक्त तक क्या रेट होगा, फिर वो जो बिज़नेस के लिए जो इंपोर्ट्स कर रहे हैं उसके लिए जो पेमेंट्स कर रहे हैं, अभी जो उनको डॉलर का रेट मिल रहा है आने वाले दिनों में क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें एम्बिग्विटीज़ क्रिएट करती हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा एक स्टेबल नंबर आपको नज़र आएगा और डॉलर की प्राइस में फ्लक्चुएशन कम नज़र आएगा, उतना ज़्यादा बिजनेसेस को अपने डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी। अब हम आगे चलते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल की प्राइसेस हैं पर बैरल उसको देख लेते हैं। तो ब्रेंट क्रूड की जो प्राइस है वो ख़तरनाक हद तक ऊपर जा चुकी है। एज़ ऑफ नाउ आप देख सकते हैं कि $90 से ऊपर जा चुकी है, तकरीबन $91 के करीब, और जो हाईएस्ट ये गई है इन दिनों में वो $91.2 पे। तो ये किसी भी लिहाज से हमारे लिए खुशाइंद बात नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखें तो पिछले एक फरवरी 6 से लेके आज यानी अप्रैल 5 तक का 2 महीने का ये डेटा आपके सामने है।
तो इन 2 महीनों में जो ऑयल की प्राइसेज़ हैं, इसमें कंटिन्यूअसली आपको एक बुलिश ट्रेंड नज़र आ रहा है। ऑयल की प्राइसेज़ एक वक़्त था कि अंडर 80 थी, 77 के करीब थी फरवरी 13 को। अगर आप फरवरी 6 को देखें तो जो प्राइस थी वो तकरीबन 77 डॉलर के करीब थी। तो वो तो हमारे लिए काफ़ी फ़ेवरेबल नंबर था, लेकिन उसके बाद अब ऑयल की प्राइसेस मुसलसल ऊपर जा रही हैं और यूँ लगता है कि फ़िलहाल इनके नीचे आने का भी कोई चांस नहीं है। और जिस तरह की सिचुएशन है, मिडल ईस्ट की बात करें और फिर साथ-साथ रशिया के हवाले से और जो दीगर इंटरनेशनल जो की प्लेयर्स हैं, जो कि ऑयल की प्राइसेस को डिक्टेट कर रहे होते हैं या डिसाइड कर रहे होते हैं, तो उनकी तरफ से फ़िलहाल सप्लाई के हवाले से ऐसी कोई उम्मीदें नहीं है कि कुछ इस तरह किया जाए कि ऑयल की प्राइसेस को नीचे लाया जाए। तो अब इसी सूरत हाल में अब यूँ लगता है कि आने वाले दिनों में दोबारा से जब प्राइसेस रिवाइज़ होंगी पाकिस्तान में पेट्रोल की, तो उसमें कमी के तो खैर कोई चांस नहीं है, लेकिन मज़ीद इज़ाफ़ा ज़रूर मुमकिन होगा अगर ये ऑयल की प्राइसेस 90 से ऊपर ही रहीं या मज़ीद ऊपर चली गईं। तो इस चीज़ को आप ज़हन में रखिएगा। और आप जब आप इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो इंटरनेशनल मार्केट में जो कमोडिटीज़ की प्राइसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा डायरेक्टली रिलेट कर रही होती हैं और इम्पैक्ट कर रही होती हैं प्राइसेस को। तो कौन सी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना है, कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, अगर तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो उसके लिए तो खैर आपके पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे, आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो डिफरेंट होगा। लेकिन अगर आप स्विंग्स करना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इवन मीडियम टर्म भी आप इन्वेस्टर हैं, तो इन सारी चीज़ों को माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पे ज़रूर देखना होगा। अब इसके बाद अगर हम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में केएसई 100 इंडेक्स की मूवमेंट का जायज़ा लें इस हफ़्ते के दौरान, तो खुशाइन चीज़ ये है कि केएसई 100 इंडेक्स में इस हफ़्ते के दौरान काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिला। और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक पहला दिन था इस हफ़्ते का, यानी 1 अप्रैल को, तो उस दिन हमें रेड कैंडल मिली और 67,000 से गिर कर ये 66,800 के करीब आ गया था जो इंडेक्स। लेकिन फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ को आप देखें, ख़ास तौर पे थर्ड अप्रैल को आप देखें, तो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिली और उसमें जो इंडेक्स है वो 67,000 से ऊपर आ गया। और अब जो लास्ट ट्रेडिंग डे था यानी 4 अप्रैल को, उसमें जो क्लोजिंग हुई है वो 68,416 पे हुई है। और इसकी जो कैंडल है इसमें भी अगर आप देखें तो इसकी जो विक है उससे भी आपको आइडिया हो रहा है कि ये जो लास्ट वर्किंग डे था उस दिन जो बाइंग है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है, सेलिंग प्रेशर ऐसा नहीं आया और मुसलसल जो बायर्स हैं उनका इंटरेस्ट इसमें डेवलप रहा। वॉल्यूम से भी आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा वॉल्यूम लगा 4 तारीख को। तो यूँ लगता है कि आने वाले हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के, ट्यूसडे, मंडे एंड ट्यूसडे। उसके बाद ईद की हॉलीडेज़ आ जाएंगी और हम उम्मीद कर सकते हैं कि हैप्पी नोट के ऊपर कंप्लीशन होगी इस रमज़ान की और इस वीक की, आने वाले वीक की भी। और जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें बेहतर तौर पे अपनी पोजीशन को अच्छे नंबर्स पे या तो लेके चलेंगे, या फिर जिन लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन 2 दिनों में कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी हो सकती है, जिसकी वजह से कुछ मार्केट नीचे भी आ सकती है। लेकिन मेरी नज़र में अगर ये इंडेक्स 67,000 से ऊपर रहता है उन 2 दिनों में भी, तो इसको मैं पॉजिटिव क्लोजिंग ही कहूँगा, क्योंकि इतनी माइनर सी करेक्शंस तो मार्केट का हिस्सा होती हैं, ख़ासा होती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक वक्त था जब 14 तारीख को अगर आप देखें नवंबर की, तो हम 56,000 के करीब थे और फिर बढ़ते-बढ़ते यहाँ पर जो हाईएस्ट गए थे हम तकरीबन 67,100 पे इंडेक्स गया था 13 दिसंबर को। और फिर उसके बाद कुछ करेक्शन हमें देखने को मिली थी, सेलिंग देखने को मिली थी। और फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर बगौर देखें तो आल-दो के 59,000 तक भी हम आए 2 दफ़ा, लेकिन फिर दोबारा से एक बड़ी अच्छी रैली हमें देखने को मिली और अब इस वक्त हम 68,000 ऑल टाइम हाई पे खड़े हैं। तो सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ जो दीगर ख़बरें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं उनको भी जहन में रखकर, मुल्क की ओवरऑल पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, इंटरनेशनल जो फ्रंट के ऊपर जो भी मेजर इवेंट्स हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों को भी आपने देखना है। फिर इंडिविजुअल कंपनीज और सेक्टर्स को भी देखना है कि कौन से सेक्टर्स में क्या हो रहा है, कौन से सेक्टर्स किस तरह की पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की जिससे नेगेटिवली या पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देख के डिसीजन लेंगे तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो सक्सेसफुल होगी। और आज की इस वीडियो को हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं। आई होप कि आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज आपके साथ डिस्कस किया गया, जो रिसर्च आपके साथ शेयर की गई, ये यूज़फुल होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना और हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।